हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले यहाँ पर हमारे यहाँ पे ट्रेड करने आए और ट्रेड करते करते कैसे उन्होंने जो है यहाँ पे जो है बैटल्स की और अब अपना जो रूल अब वो जो है अपना क्या करने लगे एक तरीके से अब वो इंडिया के ऊपर रूल करने लगे, इंडिया के कुछ पार्ट्स के ऊपर रूल करने लगे। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नेबोब्स। अब नेबोब्स क्या है? नेबोब्स जो है उसका मतलब है कि नेबोब्स जो है मतलब ये एक नवाब को ही इंग्लिश में एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब जो है उसको इन्होंने नेबोब्स बोलना स्टार्ट किया। और हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट गवर्नर था बंगाल का वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब देखो 1757 से लेकर 1857 तक क्या करने लगे ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो है अटैक करने लगे अलग अलग, और वो भी कैसे? डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। जो अननोन मतलब कई सारे छोटे 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 जो किंगडम्स थे उनके ऊपर इन्होंने क्या किया? अटैक किया। ठीक है। और ये अटैक क्यों करते थे? क्योंकि अब इनको जो है अपना एम्पायर जो है वो बढ़ाना था। ठीक है। क्यों बढ़ाना था? क्योंकि इनको जो है ज़्यादा प्रॉफिट लेना था। नाउ इन द केस ऑफ नॉन, अब देखो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक सब्सिडायरी अलाइंस चलाया। सब्सिडेरी अलाइंस मतलब क्या है? देखो सब्सिडियरी अलाइंस है कि मतलब आपको जो स्टेट्स थे उनको बोला गया कि अब आप अपनी आर्मी मत रखिए, हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे और आपको जो है हमारी आर्मी का जो है एक तरीके से खर्चा उठाना पड़ेगा। और अगर कोई भी जो नवाब है अगर वो आर्मी को पेमेंट नहीं कर मतलब अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसकी जो टेरिटरी है उसका कुछ पार्ट ये लोग ले लेंगे। ऐसा इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की। ठीक है। नवाब ऑफ अवध, निजाम ऑफ हैदराबाद वर फोर्स टू सीड टेरिटरीज एंड एक्सेप्ट द सब्सिडायरी अलाइंसेस। क्या हुआ? और यहाँ पे जो अवध का नवाब था और निजाम जो था इनको फोर्स किया गया और इनको क्या किया गया? मजबूर किया गया कि आप सब्सिडायरी अलाइंसेस जो है आप इसको मानो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेट रूलर जिसका नाम है टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जब सब रूलर इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों से लड़ नहीं पा रहे थे तो एक ही था वो, और वो था आपका टीपू सुल्तान जो यहाँ पर फाइट कर पाया था। टीपू सुल्तान वॉज द सन ऑफ हैदर अली, रूलर ऑफ मैसूर। अब यहाँ पे जो हैदर अली थे और टीपू सुल्तान थे ये ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे या उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए थे। ठीक है। टीपू सुल्तान ने जो है 1782 से लेकर 1799 तक जो है मैसूर पर राज भी किया। इसने क्या किया? जो वहाँ पर ब्रिटिशर्स थे उनकी कंपनीज़ को बैन कर दिया कि अभी तुम जो हो मालाबार पोर्ट पे से कोई भी तुम जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। और सुल्तान जो था वो फ्रेंच के मतलब फ्रेंच के साथ उसकी दोस्ती अच्छी थी। ठीक है। और उसने है ना अपनी आर्मी को भी क्या कर लिया था? मॉडर्नाइज कर लिया था। मतलब फ्रेंच की मदद से उसने अपनी आर्मी को भी जो है मॉडर्नाइज कर दिया था। अब ये बात जो ब्रिटिशर्स थे उनको पसंद नहीं आ रही थी तो यहाँ पे टोटल 4 वॉर हुई। किसके बीच में? ब्रिटिशर्स एंड मैसूर के बीच में। और इनको अपन नॉर्मली बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स, जो कि 1767 से 69 तक चली फर्स्ट, देन 1780 टू 84, देन 1790 टू 92 एंड 1799 सॉरी। In 1799, the Britishers won the battle of सेरिगापाटम अगेंस्ट मैसूर। और क्या था? सेरिगापाटम में जो आखिरी वॉर हुई थी 1799 में वो ब्रिटिशर्स ने जो है जीत ली थी टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। सिर्फ उसके बाद में टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग द इस कैपिटल सेरिंगापटम। और उस वॉर में क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी क्योंकि वो अपनी कैपिटल को डिफीट करता हुआ मतलब उसको डिफेंड करता हुआ मारा गया। ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर है, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है टीपू सुल्तान का। और ये जो पर्सन है जिसको आप देख रहे हो ये है टीपू सुल्तान। नाउ अब मराठास थे। अब यहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर से स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ मराठा इन बैटल इन ऑफ पानीपत इन 1761। अब देखो क्या हुआ था पानीपत में जो है बैटल हुई थी किनके बीच में? मराठा और किनके बीच में? ये जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में। इसमें क्या हुआ था? मराठा हार गए थे। They get divided into various small dynasties such as सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। क्या हुआ उसके बाद में? ये छोटे छोटे जो है अलग अलग डायनेस्टी में डिवाइड हो गए, जैसे कि सिंधिया, होलकर्स, गायकवाड़ एंड भोसले। ठीक है। 3 wars वर फोर्ट बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिशर्स इन 1782, 1803 टू 1805 एंड 1817 टू 1819।
द थर्ड वॉर वॉज द डिसिसिव वॉर एंड आफ्टर दिस पेशवा वॉज डिपोस्ट एंड द सेंट ऑफ द नॉर्थ इंडिया ऑन द पेंशन। अब देखो क्या हुआ, जो आखिरी वॉर थी उसमें क्या हुआ था, पेशवा हार गए थे। आप जानते हो पेशवा यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर हुआ करता था मराठाओं में। और फिर उसके बाद क्या किया, उनको है ना अब बोल दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेंशन मिल जाएगी, लेकिन अब आप अपने टेरिटरी से दूर कर दिया, इनको टेरिटरी से दूर कर दिया गया। नाउ द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द साउथ ऑफ विंध्यास। अब देखो पूरे विंध्यास पे क्या हो गया था, विंध्यास के साउथ में जो था पूरा क्या हो गया था, कंपनी का एक तरीके से कंट्रोल हो गया था। अब यहाँ पे जो है कंपनी ने क्या किया, अब पैरामाउंट सी के लिए क्लेम किया। देखो पैरामाउंट सी क्या है, मतलब कि अब जो ब्रिटिशर्स ही वो सबसे बड़ी पावर है। एज ब्रिटिशर्स वर प्रोवाइडिंग देमसेल्व एज द बेस्ट पावर अक्रॉस द इंडिया, दिस एनहांस देयर डिज़ायर टू रूल होल टेरिटरीज एंड दे स्टार्टेड डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया था कि मतलब अब जो है मतलब ये हम पैरामाउंट सी यानी कि अभी जो है सब हम सबसे बड़ी पावर जो है इंडिया में कौन है, ब्रिटिशर से, तो अभी जो है सबको मतलब उनकी बात माननी पड़ेगी। इस बात के लिए उन्होंने क्या किया, मजबूर किया। ब्रिटिशर्स ऑल्सो वॉन्टेड टू सिक्योर नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम ऑफ देयर एम्पायर इन इंडिया। फॉर दिस दे फॉट वॉर्स विद अफगानिस्तान एंड पंजाब एंड फाइनली वॉन ओवर इन टेरिटरीज इन 1843 एंड 1849। अब देखो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे एक डर था कि नॉर्थ वेस्ट में कौन है, रशिया है, तो रशिया का इनको डर था कि कहीं रशिया जो है इधर से अटैक ना करे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए अफगानिस्तान और पंजाब पे इन्होंने अटैक किया और उन दोनों टेरिटरीज को भी क्या कर लिया, जीत लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब देखो इन्होंने क्या एक नए तरीके का नियम चलाया। वो नियम क्या था कि अब जो है मतलब इंडिया में अगर कोई भी मतलब ऐसा कोई भी टेरिटरी है जिसके अंदर अगर मान लीजिए कोई भी मतलब किसी का अगर डायरेक्ट सन नहीं है, मतलब अगर उसको गोद लिया गया है, तो ऐसे सन को क्या नहीं माना जाएगा, उसको जो है मतलब वहाँ का जो है मतलब उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, उसको प्रिंस नहीं माना जाएगा। अंडर द रेन ऑफ लॉर्ड डलहौसी 1848-56 they adopt the policy of lapse. According to policy, the ruler who does not have any legal heir could not pass on the property to the adopted son and it would be taken over by British। अब देखो यही है कि अगर कोई भी लीगली उनका उत्तराधिकारी नहीं है, लीगली कोई भी हेयर नहीं है, तो क्या अगर कोई एडोप्टेड सन है तो उसको जो है वो नहीं मानेंगे कि भाई ये इनका जो है लीगल हेयर है, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने उसको टेकन मतलब उसको ले लेते थे। और ऐसे करके उन्होंने जो है सतारा को, संबलपुर को, झांसी को उन्होंने जो है लेना स्टार्ट कर दिया इस पॉलिसी के थ्रू। अब यहाँ पे देखो इंडिया आपको दिख रहा है और ये येलो कलर का जो है टेरिटरी है वो है किसका, ये था किसका, आपके ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसको। देखो अगर मैं फर्स्ट फिगर की बात करूँ, ठीक है, तो फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पहले इनका एरिया सिर्फ इतना सा था, बाद में इन्होंने जो है इतना बढ़ा लिया, और ये दोनों जो है अलग अलग टाइम का है। देखो ये वाला जो फर्स्ट फिगर है यहाँ पे वो 1797 का है, सेकंड फिगर जो 1840 का था, एंड लास्ट में जो 1857 तक जो था इस तरीके से क्या हो गया था, पूरा का पूरा ये जो येलो येलो जो पार्ट है ये पूरा डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, अब नाउ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश। अब देखो अब इसके बाद में हम बात करें कि अब जब ये इतना बड़ा पार्ट इन्होंने इंडिया में इनका हो गया था, तो इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ जो थी इंडिया में वो स्टार्ट की, एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने अपना स्टार्ट किया। वो कैसे, देखो सबसे पहले बात याद रखना कि इन 1773 वॉरेन हेस्टिंग बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड कंट्रोल द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रेसिडेंट्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। क्या हुआ, देखो जब वॉरेन हेस्टिंग था उसको क्या बना दिया, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और वो जो है मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी उनको क्या करने लगा, गवर्न करने लगा। सेपरेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट वर सेटअप अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। अब देखो अभी भी जो सिस्टम है वो सिस्टम उस टाइम लॉन्च किया गया, दो तरह की कोर्ट की गई, एक सिविल और एक क्रिमिनल। जो क्रिमिनल कोर्ट थी उसमें क्रिमिनल क्राइम से रिलेटेड जजमेंट होते थे, और सिविल मतलब जो टैक्सेस से रिलेटेड या दीवानी जिसे हम कोर्ट कहते हैं आज के ज़माने में, वैसा कुछ काम वहाँ पे होता था। और ये सब किसके अंडर में होती थी, इस कलेक्टर के अंडर में। आप जानते हो कलेक्टर आज भी होता है। न्यू सेट ऑफ लॉज वर कंपाइल्ड बाय मुफ्तीज एंड ब्राह्मण्स फॉर द रिलीजियस इंटरप्रिटेशन। अब देखो क्या हुआ कि जो
एक नया जो लॉ बनाया गया हिंदुओं के लिए, वो किसकी मदद से बनाया गया? ब्राह्मणों की मदद से बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक नया लॉ बनाया गया है। तो आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, तो अच्छे से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।